हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राधे राधे, सबको राम राम मित्रों, सबको राम राम। और बढ़िया हो आप लोग? राम राम भाई, सबको राम राम मेरे दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, अपन जो पढ़ रहे थे टॉपिक आपका पार्ट बी, हायर एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें एक टॉपिक अपना चल रहा था संविधान की विशेषताएं। आज उसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। टॉपिक आपका है संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता। ये टॉपिक था आपका। तो मैंने इसमें बहुत सारी विशेषताएं आपको करा दी पिछले वीडियो में। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आज अपन इसी क्रम में आगे बढ़ें। तो अगली जो आपकी विशेषता है मित्रों, अगली विशेषता है संसदीय संसदीय सर्वोच्चता संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। इसका मतलब क्या होता है लाइन का? भाई, हमारे यहाँ संविधान में संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता में समन्वय देखना मिलता है। हम यहाँ संसदीय सर्वोच्चता की बात करें तो भारत में, यानी कि भारतीय संसद, मित्रों भारतीय संसद न तो इंग्लैंड, भारतीय संसद न तो इंग्लैंड की संसद, इंग्लैंड की संसद तरह सर्वोच्च है, और नई यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियां प्राप्त है। न ही भारतीय न्यायपालिका को भारतीय न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्तियां प्राप्त है। असीमित शक्तियां प्राप्त है। देखो, संविधान की विशेषताओं में अपन बात करें संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय सर्वोच्चता का मतलब क्या होता है? भारतीय संसद न तो हमारी संसद है न तो इंग्लैंड की तरह सर्वोच्च है
और नई हमारी न्यायपालिका अमेरिका की न्यायपालिका की तरह इसको असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो दोनों के बीच में क्या किया गया है, समन्वय किया गया है। इन दोनों के बीच में क्या किया गया है, समन्वय किया गया है कि न तो संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, न न्यायपालिका को असीमित शक्तियाँ दी गई है। दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आपकी पहली विशेषता आज की संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगर मैं बात करूं आपके सामने एकल नागरिकता, अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता एकल नागरिकता एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हमें केवल केंद्र सरकार की नागरिकता प्राप्त है। केंद्र सरकार की नागरिकता प्राप्त है। केंद्र सरकार की नागरिकता प्राप्त है, न कि राज्यों की, न कि राज्यों की, राज्यों की। यह आपको ध्यान रखना है। एकल नागरिकता का मतलब है कि हम भारत के जो नागरिक हैं उनको हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई नागरिकता ही प्राप्त है, हमको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त नागरिकता नहीं है। इसको बोलते हैं एकल नागरिकता, अर्थात एक ही नागरिकता। कई जगह दोहरी नागरिकता होती है जिसमें केंद्र सरकार की नागरिकता भी प्राप्त होती है और वहाँ के राज्य की नागरिकता भी प्राप्त होती है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में था, पहले जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता थी, वो जम्मू कश्मीर के नागरिक और भारतीय नागरिक। हम केवल भारतीय नागरिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दोहरी नागरिकता का मतलब संघ और राज्य की, और इकरी नागरिकता केवल संघ की। तो हमको केवल संघ की प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगली विशेषता आपकी है मेरे मित्रों, वयस्क मताधिकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगली विशेषता क्या है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि हमारे भारतीय लोगों को पहले क्या था, पूर्व में मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार। पहले जो वोट करते थे, जैसे आप वोट करते हो, एमएलए एमपी को वोट करते थे, तो अधिकार ये कितने वर्ष की आयु को प्राप्त था? 21 वर्ष की आयु को प्राप्त था। 21 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति को ही था। याद रखना, पूर्व में मत देने का अधिकार 21 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति को ही था। जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली वो वोट देने का अधिकारी था। ये वयस्क मताधिकार कहलाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में मित्रों, जो आपका संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, और जो 61वां संविधान संशोधन है 1989 का 9 में 21 वर्ष से घटाकर आयु को 18 वर्ष कर दिया। 18 वर्ष कर दिया, यह आपको ध्यान रखना है। अब आयु आपकी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। तो वर्तमान में भारत में वयस्क कौन है? जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली,
वो व्यक्ति वयस्क है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली विशेषता आपकी है केंद्रोन्मुखी संविधान। केंद्रोन्मुखी संविधान। केंद्रोन्मुखी संविधान का मतलब क्या होता है मित्रों? हमारे भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान में शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के बीच में। फिर भी हमारी केंद्र सरकार को सशक्त बनाया गया है, मजबूत बनाया गया है। इसको बोलते हैं केंद्रोन्मुखी संविधान। यह आपको ध्यान रखना है। हमारे संविधान को यहाँ पर हमारे संविधान में या हमारे संविधान को क्या किया है? हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा हुआ है। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का क्या है? बंटवारा। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या है? बंटवारा हमारे संविधान में। लेकिन फिर भी क्या है? लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को मजबूत बनाया है। संविधान ने केंद्र सरकार को क्या किया है? सशक्त बनाया है, मजबूत बनाया है। सशक्त बनाया है या मजबूत बनाया है। तो याद रखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वर्गीकरण हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे संविधान ने केंद्र सरकार को, राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, अधिक मजबूत बनाया है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगली विशेषताओं की मैं बात करूं आपके सामने बच्चों, तो अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य क्या होता है? हमारे भारत में जो संविधान है वो किसी भी धर्म को महत्व नहीं देता। परंतु पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है धर्म और राज्य अलग अलग हैं। धर्म व राज्य दोनों पृथक पृथक, दोनों पृथक पृथक, पहली बात। दूसरी चीज याद रखना, धर्म राज्य दोनों पृथक पृथक हैं। दूसरी बात, राज्य का कोई धर्म नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं। कोई धर्म नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं। हमारा संविधान, दोस्तों हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान धर्मों से ही नहीं, धर्मों से ही नहीं, धर्मों से ही नहीं अपितु पंथों से भी दूर रहने की बात करता है। अपितु पंथों से भी दूर रहने की बात करता है। पंथों से भी दूर रहने की क्या करता है? बात करता है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा संविधान धर्मों से ही नहीं अपितु पंथों से भी दूर रहने की क्या करता है? बात करता है। और सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है। सभी धर्मों का
समान क्या करता है? संरक्षण करता है। संरक्षण करता है। हमारा संविधान सभी धर्मों का समान रूप से क्या करता है? संरक्षण करता है, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देता है। नेक्स्ट, अगली विशेषता है मित्रों समाजवादी राज्य। हमारे संविधान ने हमारे भारत का झुकाव किधर किया है? समाजवाद की ओर। समाजवादी राज्य, अगली विशेषता है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य में क्या है? हमारे यहाँ पे संविधान ने समाज के सभी वर्गों को अवसर की समानता दी है। यानी कि किसी भी सेक्टर में अगर अवसर मिलेंगे तो सबको समान मिलेंगे। अवसर की क्या दी है? समानता। अवसर की क्या दी है? समानता। जैसे अभी आप नेट जेआरएफ के लिए एग्जाम देंगे तो लड़कियों को भी उतने ही अवसर, लड़कों को भी उतने ही अवसर। फिर जैसे ही आप अवसर की समानता मिल रही है, फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपकी उम्र होती जाएगी, छोटे जो बाद में आपकी एज में आते जाएंगे उनको अवसर की समानता मिल जाएगी। सारा अवसर की समानता आपको ही दे दे तो आने वाली पीढ़ी फिर कहाँ जाएगी? ठीक है ना। तो एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे आपने 30 साल 35 साल की उम्र में नेट जेआरएफ कर लिया, उसके बाद में फिर दूसरे जो 30-35 साल की उम्र में आ रहे हैं नेट जेआरएफ करेंगे, तो एक एज लिमिट कर दी। एक एज लिमिट कर दी कि भाई साहब सभी को समान अवसर मिलनी चाहिए समाज में। ऐसे नहीं कि आपको तो मौके ज़्यादा दे और आने वाली पीढ़ी के लिए कोई मौके नहीं है। तो समाजवादी राज्य में क्या है? पहला, सभी वर्गों को अवसर की क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, समाजवादी राज्य का मतलब ये बल देता है मानव कल्याण पर। बल किस पर देता है? मानव कल्याण पर। बल देता है मानव कल्याण पर। समाजवादी राज्य की स्थापना बल मानव कल्याण पर। हमारा संविधान जो है ना वो हमेशा कल्याण की बात करता है। और कल्याण में भी किसकी? सभी के कल्याण की बात करता है। तो सभी वर्गों को अवसर की समानता मिली है। ये बल देता है मानव कल्याण पर, बल देता है, यह आपको ध्यान रखना है। और समाजवादी जो शब्द है ये 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ये याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये हमारे संविधान में जोड़ा गया था मित्रों, आपको याद रखना है। क्लियर है। अगली विशेषता आपकी है हमारे संविधान में, अगली विशेषता क्या मिली आपको? मूल कर्तव्य। संविधान की अगली विशेषता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो भाग किस में है? ये 3 में है मेरे बच्चों। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से 35। 12 से 35 इनकी अपन, सॉरी, मूल कर्तव्य की बात कर रहा हूं मैं, मूल अधिकार लिख दिया। एक मिनट, इसको मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हैं भाग 4 क में। मूल कर्तव्य हैं भाग 4 क में। और मूल कर्तव्य भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में है। मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। जो मूल कर्तव्य हैं ये हमने
सोवियत संघ से ग्रहण किए, सोवियत संघ से, या रूस से हमने इनको क्या किया है, रूस से हमने इनको क्या किया है, ग्रहण किया है। यह आपको ध्यान रखना है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किए हैं, सोवियत संघ या रूस से, तो इनके अपन डिटेल करेंगे। अगली विशेषता है हमारा संविधान अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का क्या करता है, संरक्षण करता है। संरक्षण कैसे करता है? पहली बात तो अल्पसंख्यक का आधार क्या है? अल्पसंख्यक का आधार है धर्म और भाषा। जैसे भारत पाकिस्तान धर्म और भाषा के आधार पर अलग हुए हैं, तो धर्म और भाषा। अल्पसंख्यक होते क्या है कि कुल जनसंख्या में जो टोटल भारत की जनसंख्या है, उस कुल जनसंख्या में किसी वर्ग की जनसंख्या या तो कितनी होनी चाहिए, 20%, या 20% से कम हो, या 20% से क्या हो, कम, 20% से कम, उसे हम कहेंगे अल्पसंख्यक। उसे हम क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक कहेंगे। वर्तमान में मान्य समुदाय, भारत में वर्तमान में मान्य समुदाय, यानी कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में मान्य समुदाय, अल्पसंख्यक की श्रेणी में मान्य समुदायों की संख्या कितनी है, 6। कौन कौन से हैं? ईसाई है, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ये 6 जो है हमारे अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। अर्थात इनकी संख्या कुल जनसंख्या में 20% या 20% से कम है। ये आपको ध्यान रखना है। अगली विशेषता की बात करूं मैं तो विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। विधि का शासन की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। सभी नागरिक क्या है, समान है। कानून के सामने सभी नागरिक क्या हैं, समान है। यह आपको ध्यान रखना है। विधि के शासन की अगर बात करें तो कानून के सामने सभी नागरिक क्या हैं, समान है। यहाँ पर हमारे कानून का सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। सभी को समान संरक्षण प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरा, अगले की अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे अंबेडकर ने एक बात कही है। अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट का है? कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो,
कोई भी संविधान, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले, क्रियान्वित करने वाले, क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं, तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ये बात अंबेडकर जी ने कही है। ये बात किसने कही है? अंबेडकर जी ने। तो याद रखना है मित्रों, अंबेडकर ने कहा कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगली विशेषता है इसकी त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय शासन, या इसी को बोलते हैं विकेंद्रित व्यवस्था। विकेंद्रित व्यवस्था, विकेंद्रित व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पे क्या किया गया है? केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ साथ 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय सरकार को भी मजबूत किया गया है। स्थानीय सरकार का भी प्रावधान है। स्थानीय सरकार का भी प्रावधान किया गया है, पंचायत राज और नगर पालिका। तो त्रिस्तरीय शासन या विकेंद्रित व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार का मतलब पंचायत राज और नगर पालिका की भी व्यवस्था हमारा संविधान करता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपके संविधान की विशेषताएं थी। अब अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे संविधान की विशेषताओं के बाद में। तो मित्रों, आपको याद रखना है, अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए अगर जुड़ना चाहता है तो आप रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज कर सकते हैं और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। पीछे जो वीडियो निकल गए हैं वो क्लास आपको देखने को मिलेंगी। एक ही क्लास को आप 20 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ही फीस में ये मल्टीपल कोर्स है, दोनों कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ऐसा नहीं है कि आपने एक की फीस डिपॉजिट कराई तो दूसरा नहीं मिलेगा, और दूसरे की कराई तो आपको पहला नहीं मिलेगा, दोनों मिलेंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आप एक ही टीचर से न पढ़कर आप अलग अलग टीचरों से भी पढ़ सकते हो। जैसे आपको लगे कि मुझे इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे, आप उन ऑप्शनों का भी लाभ ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे बच्चों? इससे आगे की बात अपन कल की क्लास पूरी करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे। विश यू ऑल द बेस्ट।